नमस्कार। हम सबने नालंदा के बारे में तो बहुत सुना है, लेकिन इतिहास की किताबों में उसका एक समकक्ष विक्रमशिला अक्सर एक फुटनोट बनकर रह जाता है। हाँ, ये सच है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये सिर्फ एक और महाविहार नहीं था, बल्कि इसकी अपनी एक बिल्कुल अलग पहचान थी। बिल्कुल, एक ऐसी जगह जो विशेष रूप से तंत्र और तर्क के लिए जानी जाती थी, और जहां एडमिशन के लिए आपको गेट पे ही एक प्रकांड विद्वान को शास्त्रार्थ में हराना पड़ता था। जी, जो अपने आप में एक अनोखी बात थी। आज हम इसी भूली हुई विरासत की गहराइयों में उतरेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि पाल वंश के राजाओं ने इसे क्यों बनाया, वो कौन सी चीज थी जो इसे शायद ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से भी ज्यादा प्रतिष्ठित बनाती थी, और कैसे ज्ञान का ये जगमगाता केंद्र एक गलतफहमी की वजह से राख में तब्दील हो गया। चलिए इस पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें उस दौर में ले चलिए। ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये कहानी शुरू होती है 8वीं शताब्दी में पूर्वी भारत से, जब पाल वंश का शासन था। अच्छा। राजा धर्मपाल, जो पाल वंश के एक बहुत ही शक्तिशाली और विद्या प्रेमी शासक थे, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। और ये आज के हिसाब से कहाँ पड़ता है? आज के नक्शे पर देखें तो ये जगह बिहार के भागलपुर जिले में अंतिचक गांव के पास है। भागलपुर में? जी, और दिलचस्प बात यह है कि यह प्राचीन अंग महाजनपद का हिस्सा था, यानी ये क्षेत्र पहले से ही सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। और इसके नाम विक्रमशिला के पीछे भी तो एक कहानी है, बल्कि हमारे दस्तावेज बताते हैं कि एक नहीं, दो कहानियां हैं। हाँ, दो मान्यताएं हैं। एक कहानी यक्ष के दमन की है, दूसरी आचार्यों के चरित्र की। आपको इन दोनों में से कौन सी ज्यादा विश्वसनीय लगती है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। पहली किंवदंती जो कहती है कि यहाँ विक्रम नामक यक्ष का दमन किया गया था, वो उस दौर की लोक मान्यताओं से जुड़ी लगती है। मतलब किसी जगह को पवित्र बनाने के लिए उसे किसी चमत्कार से जोड़ देना। बिल्कुल, लेकिन जो दूसरी मान्यता है वो मुझे व्यक्तिगत रूप से ज्यादा गहरी लगती है। वो कौन सी? वो ये कि यहाँ के आचार्यों का आचरण विक्रमपूर्ण था। विक्रमपूर्ण यानी असाधारण रूप से श्रेष्ठ और अनुशासित। ये सिर्फ उनके ज्ञान की बात नहीं है, बल्कि उनके चरित्र, उनकी नैतिकता की बात है। अच्छा। अगर ये सच है तो ये दिखाता है कि विश्वविद्यालय की नींव ही अकादमिक उत्कृष्टता के साथ साथ नैतिक उत्कृष्टता पर रखी गई थी। मतलब ये सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं था, बल्कि एक चरित्र निर्माण का केंद्र भी था। जी, ये नामकरण ही अपने आप में एक मिशन स्टेटमेंट जैसा लगता है। ठीक है, स्थापना और नाम तो समझ आ गया, लेकिन हमारे सोर्सेज में एक ऐसी चीज का जिक्र है जो मुझे आज के दौर में लगभग असंभव लगती है, और वो है इनकी प्रवेश परीक्षा। ये कोई मल्टीपल चॉइस टेस्ट तो नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। ये विक्रमशिला की सबसे अनूठी और शायद सबसे विख्यात प्रणाली थी, जिसे द्वार पंडित प्रणाली कहते थे। द्वार पंडित? जी, कल्पना कीजिए, विश्वविद्यालय में 6 बड़े महाविद्यालय थे और हर महाविद्यालय के प्रवेश द्वार पर एक द्वार पंडित बैठता था। हर गेट पर एक पंडित? और ये द्वार पंडित सिर्फ गार्ड नहीं थे, वे अपने आप में चलते फिरते विश्वविद्यालय थे। मतलब ये गेट कीपर असल में प्रोफेसर थे? सबसे वरिष्ठ प्रोफेसर। हर द्वार पंडित अपने विषय का प्रकांड विद्वान होता था। जैसे पूर्वी द्वार पर तंत्र विद्या का, पश्चिमी द्वार पर व्याकरण का, उत्तरी द्वार पर तर्कशास्त्र का, और इसी तरह। अरे वाह! किसी भी छात्र को अंदर दाखिला चाहिए तो उसे पहले इन द्वार पंडितों से शास्त्रार्थ करना होता था। एक मौखिक परीक्षा देनी होती थी। सीधे गेट पर ही? हाँ, उसे अपनी तर्क क्षमता, ज्ञान की गहराई और हाजिर जवाबी से द्वार पंडित को संतुष्ट करना होता था। अगर आप उन्हें प्रभावित कर पाए तभी आपको अंदर प्रवेश मिलता था, वरना आप दरवाजे से ही वापस। ये सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लगता है, लेकिन क्या इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है? क्या ये व्यवस्था थोड़ी एक्सक्लूजनरी नहीं थी? हो सकता है कोई गरीब छात्र जिसके पास शास्त्रार्थ की औपचारिक ट्रेनिंग न हो, वो प्रतिभाशाली होते हुए भी बाहर रह जाता हो, या कोई ऐसा छात्र जो लिखने में बहुत अच्छा हो पर बोलने में संकोच करता हो। आपकी जिंगता जायज है, और ये उस व्यवस्था की एक संभावित आलोचना हो सकती है। हाँ, लेकिन अगर हम उनकी शिक्षा पद्धति के नजरिए से देखें तो ये बहुत तार्किक लगता है। ये प्रणाली बताती है कि विक्रमशिला में रटे रटाए ज्ञान से ज्यादा तर्क करने की क्षमता को महत्व दिया जाता था। मतलब ज्ञान को प्रस्तुत करने की कला? बिल्कुल, संवाद की निपुणता। लिखित परीक्षा आपके ज्ञान को परख सकती है, पर शास्त्रार्थ आपके ज्ञान के साथ साथ आपके आत्मविश्वास, आपके चरित्र
और दबाव में आपकी सोचने की क्षमता को भी परखता है। अच्छा, वे सिर्फ ज्ञानी नहीं बल्कि वाचस्पति तैयार कर रहे थे जो अपने ज्ञान को सिद्ध कर सकें। तो मतलब ये द्वार पंडित एक तरह से ज्ञान के बाउंसर थे। इससे ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। हाँ, कह सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ अगर कोई जीनियस इन 6 द्वारों में से किसी एक को पार कर अंदर पहुंच गया तो उसे इनाम में क्या मिलता था? अंदर की दुनिया कैसी थी? अंदर की दुनिया वाकई ज्ञान का एक महासागर थी। पाठ्यक्रम अविश्वसनीय रूप से विविध था। मुख्य विषयों में व्याकरण, न्याय मतलब लॉजिक, तंत्र विद्या और सृष्टि विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी तो थे ही। ये तो मानक विषय हो गए। जी, लेकिन इसके अलावा जो सूची मिलती है वो हैरान करने वाली है। जैसे शब्द विद्या मतलब लिंग्विस्टिक्स, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, सांख्य, मेडिसिन भी। हाँ, मेडिसिन, मेटाफिजिक्स और अध्यात्म विद्या। शिक्षा का माध्यम पूरी तरह से संस्कृत था। और हमारे दस्तावेजों में जादू और चमत्कार विद्या जैसे विषयों का भी उल्लेख है। जी, ये सबसे दिलचस्प बात है। जादू और चमत्कार एक विश्वविद्यालय में, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? आज के नजरिए से शायद अजीब लगे, लेकिन ये उस समय की दुनिया को देखने के तरीके को दर्शाता है। वो कैसे? वे ज्ञान को हमारी तरह अलग अलग खानों में नहीं बांटते थे। उनके लिए भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच की रेखा बहुत धुंधली थी। तंत्र, मंत्र, योग, ये सब उसी व्यापक ज्ञान परंपरा का हिस्सा थे। तो वो ब्रह्मांड के हर रहस्य को समझना चाहते थे। बिल्कुल, चाहे वो तर्कों से सुलझे या साधना से। ये उनकी बौद्धिक जिज्ञासा की विशालता को दिखाता है। जाहिर है ऐसी जगह से निकले छात्र भी असाधारण ही होंगे। आर्यभट्ट का नाम तो स्रोत में है ही, लेकिन अतीश दीपंकर का जिक्र बार बार आता है। हाँ, अतीश दीपंकर। विक्रमशिला के लिए वे इतने महत्वपूर्ण क्यों थे? अतीश दीपंकर एक तरह से विक्रमशिला की अकादमिक उत्कृष्टता के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर थे। अच्छा। वे 11वीं सदी के एक महान विद्वान थे जो यहीं के आचार्य थे। लेकिन उनकी ख्याति तब पूरी दुनिया में फैली जब उन्हें तिब्बत के राजा ने विशेष रूप से आमंत्रित किया। तिब्बत में? क्यों? उस समय तिब्बत में बौद्ध धर्म का पतन हो रहा था और उसमें कई विकृतियां आ गई थीं। और हमारे सोर्सेज ये भी बताते हैं कि विक्रमशिला तंत्र विद्या का एक बहुत बड़ा केंद्र था। क्या अतीश दीपंकर के काम में इसकी कोई झलक दिखती है? बिल्कुल, यही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। विक्रमशिला वज्रयान बौद्ध धर्म यानी तांत्रिक बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा गढ़ था। अतीश दीपंकर इसी परंपरा में दीक्षित थे। जब वे तिब्बत गए तो वो अपने साथ यही ज्ञान ले गए। और वहां उन्होंने क्या किया? उन्होंने वहां बौद्ध धर्म को सुधारा और उसे एक नया व्यवस्थित रूप दिया, जिससे लामा परंपरा की नींव पड़ी। लामा परंपरा की नींव? जी, आज भी तिब्बती बौद्ध धर्म में जो मंत्र, साधना और दर्शन की जटिल प्रणालियां हैं, उनकी जड़ें सीधे तौर पर विक्रमशिला की तांत्रिक शिक्षाओं से जुड़ी हैं। कमाल है। मतलब आज लहसा में जो ज्ञान की लौ जल रही है, उसका तेल सदियों पहले भागलपुर की इसी धरती से गया था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये ज्ञान सिर्फ मौखिक तो नहीं था, यहाँ एक विशाल पुस्तकालय भी था। पांडुलिपियों के बारे में क्या जानकारी मिलती है? विक्रमशिला का पुस्तकालय अपने आप में एक अद्भुत जगह रही होगी। यहाँ तंत्र और तर्क पर हजारों ग्रंथ थे। और यहाँ सिर्फ किताबें रखी नहीं जाती थी? नहीं, बल्कि तैयार भी की जाती थी। आचार्य और छात्र मिलकर ताड़पत्रों पर पांडुलिपियां लिखते थे, उन पर चित्रकारी करते थे। इसका कोई उदाहरण है हमारे पास? जी, एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है अष्टसहस्र का प्रज्ञा पारमिता नामक पांडुलिपि, जो पाल राजा गोपाल द्वितीय के समय में यहीं तैयार की गई थी। और ये पांडुलिपि आज कहाँ है? दुर्भाग्य से ये भारत में नहीं है। तो कहाँ है? यहाँ आज लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखी है। ये उन अनमोल धरोहरों में से एक है जो औपनिवेशिक काल में भारत से बाहर चली गईं। ये हमें याद दिलाता है कि विक्रमशिला का विनाश सिर्फ इमारतों का विनाश नहीं था। नहीं, वो ज्ञान के एक पूरे इकोसिस्टम का विनाश था। तो चलिए अब कहानी के उस दुखद मोड़ पर आते हैं। एक ऐसा संस्थान जो ज्ञान का इतना बड़ा केंद्र था, जहां दुनिया की सबसे कठिन प्रवेश परीक्षा होती थी, जहां से अतीश दीपंकर जैसे विद्वान निकले, इतने महान संस्थान का अंत कैसे हुआ? ये विक्रमशिला की कहानी का सबसे त्रासद अध्याय है। 13वीं सदी की शुरुआत में बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में तुर्क आक्रमणकारी बिहार पहुंचे। फारसी ग्रंथ तबकात-ए-नासिरी में इसका वर्णन मिलता है। क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा है कि आक्रमणकारियों ने दूर से विक्रमशिला की ऊंची ऊंची दीवारों और विशाल इमारतों को देखा। उन्हें लगा कि ये कोई बहुत मजबूत किला या सैन्य छावनी है। एक मिनट,
ज्ञान के मंदिर को एक किला समझ लिया गया। जी मतलब विनाश की वजह शायद धार्मिक नफरत उतनी नहीं थी जितनी एक गलतफहमी थी। ये तो कहानी को और भी ज्यादा दुखद बना देता है। हाँ, ये विडंबना ही है। उन्होंने इसे एक सैन्य लक्ष्य मानकर उस पर हमला कर दिया और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और वहां के लोगों का क्या हुआ? हजारों भिक्षुओं और आचार्यों को मार दिया गया, पुस्तकालय में आग लगा दी गई और कहते हैं कि किताबें महीनों तक जलती रहीं। महीनों तक? जी, एक झटके में 500 साल पुरानी ज्ञान की परंपरा को मिटा दिया गया। और इस विनाश के बाद ये जगह सदियों तक गुमनामी में दबी रही, तो फिर इसे दोबारा कैसे खोजा गया? इसका श्रेय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब ASI को जाता है। 20वीं सदी में जब अंतिचक गांव के पास टीलों की खुदाई शुरू हुई तो धीरे धीरे एक पूरी की पूरी नगरी जमीन के नीचे से बाहर आने लगी। क्या क्या मिला खुदाई में? खुदाई में एक विशाल मुख्य स्तूप मिला जो लगभग 50 फुट ऊंचा और 73 फुट चौड़ा था। चारों तरफ ध्यान कक्ष और छात्रावासों के अवशेष मिले। मूर्तियां भी मिली होंगी? हाँ, भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की सैकड़ों मूर्तियां और अवलोकितेश्वर जैसी कांस्य प्रतिमाएं मिली। लेकिन इन सब चीजों से ये कैसे साबित हुआ कि ये विक्रमशिला ही है, कोई और बौद्ध विहार नहीं? ये एक पहेली थी जब तक कि एक छोटी सी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खोज नहीं हुई। वो क्या थी? खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को मिट्टी की एक मोहर मिली, एक सील। अच्छा। उस मोहर पर ब्राह्मी लिपि में स्पष्ट रूप से लिखा था श्री विक्रमशिला देव विहारस्य। कमाल है, मतलब एक छोटी सी मोहर ने पहचान पक्की कर दी। हाँ, उस एक छोटी सी मोहर ने सदियों के रहस्य पर से पर्दा उठा दिया और ये निश्चित रूप से साबित कर दिया कि ये खंडर उसी महान विक्रमशिला विश्वविद्यालय के हैं। ये तो सच में एक यूरेका मोमेंट रहा होगा। बिल्कुल। और इसके आकार का अंदाजा क्या है? जब हम कहते हैं कि ये एक विश्वविद्यालय था तो कितना बड़ा? ये बहुत विशाल था। तिब्बती वृत्तांतों के अनुसार अपने चरम पर यहाँ 10,000 छात्र पढ़ते थे। 10,000? जी, और उन्हें पढ़ाने के लिए 1,000 अध्यापक थे। 1,000 अध्यापक? आप सोचिए, आज भी भारत की बहुत कम यूनिवर्सिटीज में इतनी बड़ी फैकल्टी स्टूडेंट संख्या होगी। सही बात है। ये सिर्फ कुछ इमारतों का समूह नहीं था, ये ज्ञान की एक पूरी नगरी थी, एक यूनिवर्सिटी टाउन। हाँ, तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो एक ऐसी तस्वीर उभरती है जिसमें 8वीं सदी में राजा धर्मपाल ने एक विश्व स्तरीय संस्थान की नींव रखी। जी, जिसका आधार ही नैतिक और अकादमिक उत्कृष्टता थी। यहाँ दाखिले के लिए द्वार पंडित जैसी अनूठी परीक्षा थी जो तर्क और संवाद को सर्वोच्च मानती थी। हाँ, यहाँ का पाठ्यक्रम विज्ञान से लेकर तंत्र और अध्यात्म तक फैला हुआ था और यहाँ से निकले अतीश दीपंकर जैसे विद्वानों ने तिब्बत तक बौद्ध धर्म की धारा को प्रभावित किया। बिल्कुल। और अंत में एक आक्रमण में गलतफहमी की वजह से इसका दुखद अंत हो गया। बिल्कुल। और विक्रमशिला के महत्व को अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था। तो क्या था? ये एक अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान केंद्र था, एक इंटेलेक्चुअल पावर हाउस था जिसने भारत से लेकर तिब्बत और पूरे दक्षिण पूर्व एशिया की बौद्धिक और आध्यात्मिक परंपराओं को एक नई दिशा दी। इसकी भव्यता, इसकी अकादमिक कठोरता और इसका वैश्विक प्रभाव उस दौर के भारतीय गौरव का एक जीता जागता प्रतीक है जिसे आज हम इन खंडरों में फिर से खोजने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये सचमुच सोचने पर मजबूर करता है। हमारे स्रोत में एक तिब्बती लामा धर्मस्वामी का भी उल्लेख है जो इसके विनाश के कुछ समय बाद वहां पहुंचे थे। हाँ, उनका वर्णन बहुत मार्मिक है। और ये एक विचार छोड़ जाता है कि एक चश्मदीद गवाह का वर्णन हमें विक्रमशिला के अंतिम दिनों के बारे में क्या बता सकता है। तबकाते नासरी जैसे ग्रंथ हमें घटना बताते हैं, लेकिन धर्मस्वामी जैसे लोग शायद हमें उस घटना का दर्द, उस राख की गंध और उस खामोशी का शोर बता सकते हैं जो इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं होता। बिल्कुल। उन लोगों की कहानियां कैसी होंगी जिन्होंने अपनी आंखों के सामने ज्ञान के इस मंदिर को ध्वस्त होते देखा।